हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे होंगे। कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, स्पेशली एसएससी वाले और रेलवे वाले सारे एग्ज़ाम्स, या फिर और भी जो कोई एग्ज़ाम है जो वनडे का होता है जिसके अंदर आपके एमसीक्यू बेस्ड नॉर्मल सवाल आते हैं, वो आप इजीली इससे उसमें अच्छा स्कोर ला सकते हो। ये सिर्फ एक क्रैश कोर्स है, तो अपनी एक्सपेक्टेशन क्रैश कोर्स वाली ही रखना, लेकिन हाँ, मेजर सारे पॉइंट्स मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से मेरे बारे में बेसिक जानकारी पढ़ सकते हो। और ये तो क्रैश कोर्स हो गया, लेकिन हमारा कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का भी कोर्स है। तो अगर आप कंप्लीटली पढ़ना चाहते हो निकिता मैम से, जिन्होंने रैंक 17 पाई है इस साल के सीजीएल में, या फिर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, टीम के दूसरे सारे मेंबर्स सबने उसमें योगदान दिया है, तो आप कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का कोर्स भी जाके चेकआउट कर सकते हो। डेमो वीडियोज़ आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे, ठीक है। लेक्चर के अगर आपको नोट्स चाहिए, ये वाला जो लेक्चर है, तो वो नोट्स जीके सुपर शॉर्ट नोट्स के नाम से आपको हमारे एग्जाम क्लस्टर के ऐप में मिलेगा। हालांकि ये नोट्स पेड हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको 39 रुपीज़ में मिलेंगे, और इसमें सिर्फ आपको पॉलिटी ही नहीं मिलेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस और थोड़ा से मिसलेनियस वाला पार्ट, यानी कि इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी केवल 39 रुपीज़ में, ऐप में आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहो तो लेक्चर के साथ अपना नोट्स बनाते चल सकते हो, या फिर उन नोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो हमारे जनरल अवेयरनेस कोर्स के साथ वहाँ पे ऐप में अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐप में जाके देख सकते हो। बाकी हमारे मोबाइल ऐप पे आपको फ्री सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, तो ये लेक्चर देखने के बाद आप सेक्शनल टेस्ट वगैरह भी लगा सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। और जो कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का हमारा कोर्स है, उसका प्राइस 10 अप्रैल से राइज होने वाला है, तो अगर लेने की सोच रहे हो तो उससे पहले ले सकते हो। और कूपन कोड ऑफिसर लगाना मत भूलना, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। कूपन कोड ऑफिसर, मेरा कूपन कोड है OFFICER, उसको लगाने से क्या होगा कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। या फिर जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो, ये थोड़ा सा अपने बारे में मैंने चीज़ें बता दी। अब आते सीधे लेक्चर के ऊपर, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं इंडियन पॉलिटी का। चलो, इंडियन पॉलिटी के नाम पे बेसिकली हमें जो पढ़ना होता है अपने एग्जाम्स के लिए, वो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लॉ बुक है, रूल बुक है, आप कह सकते हो, ठीक है। रफली मैं बात कर रहा हूँ, रूल बुक है, ठीक है। इसमें क्या है? सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच स्टेट इज गवर्न। स्टेट से यहाँ का मतलब है राज्य, यानी कि देश। स्टेट का मतलब यहाँ पे देश है, ठीक है, द कंट्री। तो उन सारे नियम कायदों के कंपाइलेशन को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये कोई काम का नहीं है, इससे कोई खास सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कभी ना कभी तो बनाया गया होगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि किसी पत्थर पे लिखा हुआ मिला था, इंसानों ने जाके वहाँ से खोद के उसको निकाल दिया, ऐसा तो नहीं है। किसी ने बनाया होगा। तो बनाने वाले ग्रुप का नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक असेंबली बनी थी, यानी कि एक रफली आप समझ लो ग्रुप ऑफ पीपल जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, जो बहुत जानकार थे, उन्होंने मिलके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, एक असेंबली लगेगी। उसका आइडिया सबसे पहले किन्होंने दिया था? MN रॉय जी ने दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी में या रेलवे में कहीं ना कहीं तो आया ही है, तो इसको आप अच्छे से देख करके जाओगे, ये वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है। अगर जो लोग हैंडमेड नोट्स बना रहे हैं वो इस वाले नाम को मेंशन ज़रूर करेंगे, आने के काफ़ी हाई चांस है, ठीक है। उसके बाद 1935 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहले ऑफिशियली डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है, कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कि भारत का संविधान बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। डिमांड ऑब्वियसली किससे की गई थी? अंग्रेजों से की गई थी। तो 1935 में सबसे पहले डिमांड उठा था, ये डेट याद रख लेना, काम का है, ठीक। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली मैंने आपको क्या बोला? ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करेंगे डिबेट डिस्कशन वगैरह करके। वो किस किस चीज़ में इंक्लूड था? तो जो अगस्त ऑफर था 1940 का, जो क्रिप्स प्रपोजल था 1942 का, जो कैबिनेट मिशन प्लान था 1946 का, तीनों में ही इसका कॉन्सेप्ट जो है सो मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेना। हालांकि ज़्यादा काम आपको कैबिनेट मिशन प्लान 1946, यही काम ज़्यादा आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? नवंबर 1946 में, ये आपको मंथ के साथ याद रखना है, नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी जाती है, ठीक है। और एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान में जो इसका जिक्र था, ये वाला यहाँ पे आप देखो, इसी के अनुसार, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार आपका क्या 1946 नवंबर के महीने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी वो क्या थी? पार्टली इलेक्टेड भी थी और पार्टली नॉमिनेटेड भी थी। यानी कि अगर मान लो इसमें कुछ लोग थे, ठीक है, सपोज 1 2 3 4 5, ठीक है, इतने लोग थे, तो इसमें से कुछ लोग तो जो थे जो कि इलेक्टेड थे, यानी कि इनका चुनाव हुआ था, लोगों ने इनको चुन के भेजा था, और कुछ लोग थे जो नॉमिनेटेड थे, ठीक है। नॉमिनेटेड का मतलब क्या है?
किसी ऊपर की बॉडी ने इनको खुद से नॉमिनेट करके बता दिया कि हाँ ये 3 लोग भी रहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और ये 2 लोग इलेक्ट हुए। ये जस्ट एज एन एग्जाम्पल के लिए मैं लिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आजकल तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने लगे हैं, तो उसमें दे सकता है नंबर 1 इट वाज अ टोटली इलेक्टेड बॉडी, नंबर 2 इट वाज अ टोटली नॉमिनेटेड बॉडी, नंबर 3 इट वाज अ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। तो आपको नंबर 3 वाले स्टेटमेंट पे टिक लगा के आना है, ठीक है। चलो इसको ऊपर ले लेते हैं और अब आते हैं यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये नाम भी याद आपको रखना है। ये क्यों याद रखना है? ये ओल्डेस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, यानी कि वो ग्रुप जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए काम कर रहा था। उन्हें टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ओल्डेस्ट थे तो इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया और आगे चल के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो प्रेसिडेंट बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है, जो आगे चल के हमारे पहले राष्ट्रपति भी बने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सर BN राव। ये नाम भी याद रखना है, ऐसे भी बोल्ड मैंने यहाँ पे कर ही दिया है। was appointed as the constitutional advisor to the assembly, ठीक है। he was the constitutional advisor। ये सवाल जब शिफ्ट जो है आपकी टफ वाली होगी तब ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो अब दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया था, ठीक है। इसमें क्या था बेसिकली कि इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आगे चल के इसमें जो चीज़ें लिखी थी वो आगे चल के क्या बनी, हमारा प्रीएम्बल बना। तो प्रीएम्बल किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अलग अलग कमिटीज बनाई गई थी। कमिटीज भी बेसिकली क्या हो गया कि जैसे एक ग्रुप है, ठीक है, एक बड़ा सा ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर छोटे छोटे और सब ग्रुप्स फॉर्म कर दिए गए जिनको कमिटीज का नाम दिया गया। इनका अपना अलग अलग काम था। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी और उनके चेयरमैन के आप यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। यूनियन पावर्स कमेटी, इसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटेड सवाल इससे बना है, ठीक है। कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके GV मावलकर थे, ठीक है। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको ये तीनों जान के जाना चाहिए, ठीक। चलो अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का इनैक्टमेंट यानी उसको लागू करना। तो ये लागू कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 1950 26 जनवरी को हम लोग अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, लेकिन ये लागू कब हो गया था? अडॉप्ट हो गया था, माफ करना, लागू नहीं, अडॉप्ट हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को यानी कि संविधान को अडॉप्ट कर लिया था 26 जनवरी 1949 को, ठीक है। और ये फोर्स में यानी कि इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ये तो काफ़ी कॉमन सवाल है, लेकिन ये वाला डेट के साथ कभी कभी खेलता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि इस दिन अडॉप्ट हुआ और इस दिन लागू हुआ, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों को कनेक्ट करके पढ़ना दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 लेने का रीज़न क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो पूर्ण स्वराज डे मनाती थी। 26 जनवरी 1930 को उन्होंने मनाया था रावी नदी के तट पे। अगर आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहाँ पे पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो ये 26 जनवरी की डेट को याद रखा जाए क्योंकि इसकी भी एक इंपॉर्टेंस थी हिस्ट्री के अंदर, इसीलिए 26 जनवरी तक वेट किया गया इसको लागू करने के लिए, ठीक है। तो ये एक डेट का कभी कभी रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ फीचर्स हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आपसे पूछा जाएगा, 100% श्योर शॉट क्वेश्चन आने की संभावना। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये अलग अलग सोर्सेस से लिया गया है, यानी कि पहले से जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस बने हुए थे, दूसरे जो संविधान अलग अलग देशों के थे या फिर कुछ और भी सोर्सेस थे, वहाँ से कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे संविधान के निर्माताओं ने उठाई थी जो कि हमारे काम की हो सकती थी, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? ऐसे तो कहने के लिए ऑन पेपर हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या? एक से ज़्यादा सरकार होंगे। जैसे हमारे देश में क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और हर स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, तो ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो होता है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दिए जाते हैं और इसी फीचर को हम क्या कहते हैं? यूनिटरी बायस, ठीक है। ये भी जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लिख सकते हैं, यूनिटरी बायस है हमारे संविधान में। यूनिटरी यानी यूनियन यानी कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा ज़्यादा पावर दिया गया है, ठीक है। हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, ना कि प्रेसिडेंशियल को। दो तरह के होते हैं डेमोक्रेसी में मोटा मोटी। एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में बेसिकली आपका ये होगा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, वो क्या करेंगे, अपने सारे जो नेता हैं वो खुद किसी को भी नेता बना सकते हैं। मतलब किसी भी इंसान को उठाए और वो बोले कि ये आज से मेरा फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ये डिफेंस मिनिस्टर होगा, तो वो होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होगा कि एक एक व्यक्ति जो नेता बन रहा है उसको कहीं ना कहीं लोगों से चुन करके जाना होगा, उसको
इलेक्शंस जीतने होंगे तभी वो बन सकता है। इसका मोटा मोटा मतलब ये है। पार्लियामेंट्री फॉर्म के में जो हेड होता है वो सिर्फ एक नॉमिनल हेड होता है, मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट है उनका कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है। प्रेसिडेंट इज़ जस्ट देयर फॉर गिविंग हिज अप्रूवल, हिज स्टैम्प वगैरह, ठीक है। हमारी जो जुडिशरी वो क्या है, इंटीग्रेटेड भी है, इंडिपेंडेंट भी है। इंटीग्रेटेड मतलब क्या कि एक सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे सारे हाई कोर्ट्स है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट भी है, यानी कि ये अपना काम अलग करती हैं। एग्जीक्यूटिव का यानी कि प्राइम मिनिस्टर वगैरह का इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं होता, इनको इंडिपेंडेंट रखा गया है ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस का फंक्शन फॉलो कर सके, ठीक। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार जो कि हर एक सिटीजन को दिए गए हैं, ठीक है। तो बेसिक हमारे क्या है, 6 अलग अलग तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। ये 6 आपको बाय टर्म आपको याद होना चाहिए, यानी इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब आपको याद होना चाहिए। और इसके आर्टिकल्स भी अगर याद कर लो तो बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। जैसे ये टोटल आपके आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में फंडामेंटल राइट्स का आपको जिक्र मिलेगा। राइट टू इक्वालिटी की बात करो तो ये आपको 14 से 18 के अंदर मिलेंगे आर्टिकल। राइट टू फ्रीडम की अगर बात करो तो 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करो तो 23 एंड 24, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर बात करो तो 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करो तो आर्टिकल 29 एवं 30। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपके आर्टिकल 32 में आता है। आर्टिकल जो 31 था इसके ऊपर भी एक सवाल आ सकता है। आर्टिकल 31 जो था उसमें राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, ठीक है, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है, वो लीगल राइट बना दिया गया है। तो इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो ये भी आप फॉलो कर लेना, ठीक है। 31 जो है किस चीज़ के बारे में था। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास है क्या, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बेसिकली इनका क्या मतलब है कि हमारे जो संविधान के निर्माता थे वो कुछ चीज़ें बताना चाहते थे, वो कुछ चीज़ें लागू करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त हमारे देश की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि उन चीज़ों को वहीं के वहीं लागू किया जा सके। हमारे स्टेट में उतनी कैपेसिटी नहीं थी। हमारे स्टेट में कैपेसिटी का सिर्फ बात नहीं बोलो, हमारे जो देश था वो उस समय उतना यूनाइटेड नहीं था, हमारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं थे। तो वैसी कुछ चीज़ों को यहाँ पे डाला गया है डीपीएसपी के अंदर, ठीक है। डीपीएसपी वगैरह के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग आगे में देखेंगे। नेक्स्ट है क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हम सबको निभानी होती हैं, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को निभाना, लेकिन अगर हम निभाएं तो देश बहुत अच्छे से चलेगा। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये इंपॉर्टेंट सवाल इससे बनता है। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में आया था उसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में अभी कितने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिलेंगे, 11, ठीक है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको मिलेंगे, तो ये 11 क्वेश्चन आ सकता है। 1976 याद रखना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखना। और कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें इनमें से नहीं थी, तो उसमें एक चीज़ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दे सकता है जो कि ओरिजिनली नहीं थी, बाद में डाला गया, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये बताता है कि हमारा भारत देश सेक्युलरिज्म को मानता है, यानी धर्मनिरपेक्षता को मानता है। इसका मतलब क्या है कि जो देश है वो किसी एक धर्म को, किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, उसको दूसरों से ऊपर नहीं रखेगा, ठीक है। बेसिक मतलब इसका वही है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की हमें ज़रूरत नहीं वनडे वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे 3 तरह के हैं, यानी अगर देश में कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति आ जाती है तो वहाँ पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है। एक नेशनल इमरजेंसी है जो कि आर्टिकल 352 में मेंशन्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आर्टिकल 352। नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, जो कि स्टेट में लगता है सभी राज्यों में। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, स्पेशली अगर आप झारखंड वगैरह से हैं तो पहले बहुत ज़्यादा लगता था। ये आपको कहाँ मिलेगा, आर्टिकल 356 में, 365 में इसका वर्णन है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में है। तो ये तीनों के आपको आर्टिकल पते होने चाहिए, और इनका कोई खास आपको डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन एटलीस्ट आपको आर्टिकल अगर पता होगा तो आप डील कर सकते हो। 3 तरह के इमरजेंसी होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम देखते हैं कि किन किन सोर्सेज से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या है, अलग अलग सोर्सेज से, मल्टीपल जगहों से उठाया गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो इसमें आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, फेडरल स्कीम मिलेंगी,
ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर, गवर्नर का जो ऑफिस है, हर स्टेट का एक गवर्नर होता है, वो आपको यहाँ मिलेगा। और पब्लिक सर्विस कमीशंस जो हैं वो आपको यहाँ से उठाई गई हैं। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन बात है, क्योंकि क्रैश कोर्स का वीडियो है तो मैं वही लिख रहा हूँ। जो हमारा कंप्लीट लेक्चर है उसके अंदर तो आपको इसको याद करने की ट्रिक्स वगैरह भी मैंने बताई हैं, लेकिन क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो मैं इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अंग्रेज़ों के संविधान से भी कुछ चीज़ें ली थी। अंग्रेज़ हमारे शत्रु उस वक्त ज़रूर थे, लेकिन उनसे भी सीखने लायक जो चीज़ें लगी हम लोगों ने सीखा। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो लिया है। सिंगल सिटीजनशिप, केवल एक ही सिटीजनशिप आपका हो सकता है। ये कहाँ से? ब्रिटिश से। बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? एक लोकसभा होगी, एक राज्यसभा भी होगी, या फिर स्टेट के अंदर एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग भी होगी। वो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यानी कि कानून बनाने के जो तरीके वगैरह हैं वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। कैबिनेट का जो सिस्टम होगा कि एक कैबिनेट होगा, उसमें शिक्षा मंत्री होंगे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कैबिनेट सिस्टम हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत बार सवाल आता है। जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाता है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस, ये सारा का सारा हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। बहुत बार रिपीटेड सवाल आए हैं तो इसको आप ज़रूर करके जाएंगे। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कभी कभी सवाल इससे भी आ जाता है। तो क्या है? फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ज़्यादा होगी। ये कहाँ से लिया हमने? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेस्टिंग ऑफ रेजिजुअल पावर्स इन द सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, वो सब कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कभी कभी आ जाता है, जैसे कनकरेंट लिस्ट का जो प्रावधान है, यानी कि हमारे देश में 3 तरह के लिस्ट हैं। ठीक है। लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। ठीक है। बेसिकली जो लॉ बनाने के सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि पशु वध, यानी कि एनिमल सैक्रिफाइस या एनिमल किलिंग, इसके ऊपर अगर लॉ बनाना है तो इस पर कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए, स्टेट के पास पावर होनी चाहिए, या दोनों के पास होनी चाहिए? ये डिसाइड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 3 तरह के लिस्ट बनाए थे। तो इसी में जो तीसरा लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों ही कुछ लॉ बना सकते हैं, वो हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कभी कभी आपने सुना होगा कि लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग चल रही है, तो वो हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और रिपब्लिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आ सकता है ये भी। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज बोरो किया हम लोगों ने। आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और प्रियम्बल। ये जो प्रियम्बल में हमने आइडियल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वाली चीज़ घुसाई थी, ये हमने कहाँ से लिया है? सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। जो कि अब क्या हो गया? रूस यानी रशिया हो गया है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं? तो राज्यसभा में जो मेंबर्स का इलेक्शन है ये हमने यहाँ से उठाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो वो हम कैसे लाएंगे, क्या उसका तरीका होगा, वो हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है। माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स जो है वो इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंड हो जाएंगे, यानी ख़त्म कर दिए जाएंगे, वो हम जर्मनी से उठाते हैं। हालांकि सारे ख़त्म नहीं होते, कुछ ही होते हैं, लेकिन ये भी जो प्रोविज़न है हमने जर्मनी से उठाया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने DPSP, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने पहले पढ़ा था, वो लिया। प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है उसका तरीका, और राज्यसभा में मेंबर्स का जो नॉमिनेशन है, यानी प्रेसिडेंट कुछ 2-4 इंसानों को बोलते हैं कि आप राज्यसभा में बैठ सकते हैं, आपको मैं अनुमति देता हूँ, आप उसके मेंबर हो जाओगे बिना इलेक्शन के। ये चीज़ भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई है। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, केवल सोर्सेस आपको याद रखने हैं। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, और अब प्रियम्बल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। प्रियम्बल, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था, ये किस पे बेस है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि ड्राफ्ट किया था किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये क्वेश्चन बार बार आता है, जवाहरलाल नेहरू का ये वाला जो पॉइंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखोगे। ठीक है। अच्छा, प्रियम्बल में एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है पूरे हमारे इतिहास में। वो अमेंडमेंट कौन सा था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 1976 में आया था, उसके द्वारा जो प्रियम्बल है उसको अमेंड किया गया था, यानी चेंज किया गया था। ठीक है।
प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, हिंदी वाले जो लोग हैं, ठीक है। और क्या अमेंडमेंट हुआ था? 3 नए शब्द डाले गए थे प्रियम्बल के अंदर। कौन से 3 शब्द थे वो? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये 3 शब्दों को डाला गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिपीटेडली पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है जो की कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके प्रियम्बल में मेंशन्ड है, तो वो क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। ये सारे वर्ड्स का आपको बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। अगर ये क्रैश कोर्स नहीं होता तो मैं डिटेल्स में आपको इनको एक्सप्लेन भी करता, लेकिन क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो इनको मैं लेके नहीं चल रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान ज़रूर रखना है, और इन सारे शब्दों से आपको खेल के क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा जो शब्द है जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या प्रियम्बल में मिलेगा नहीं मिलेगा, उस तरह से आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे इन सारे शब्दों का। नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हर एक शेड्यूल में कुछ बातें लिखी है। इसको याद करने का भी जो शॉर्ट ट्रिक है मैं अपने कोर्स में बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे बता के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बेसिक मैं आपको बस बता देता हूँ कि जो 12 शेड्यूल हैं और हर शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो इसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर यूनियन एंड उसकी टेरिटरीज़ की बात होती है, ठीक है। यानी भारत का जो बेसिकली एरिया कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, कौन कौन से स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके बारे में जानकारी आपको पहले शेड्यूल में मिलेंगी, ठीक है। दूसरे में आपको क्या मिलेंगे? इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, यानी कि जो एक तरह से रफली आप समझो कि जो सैलरीज, वेतन और जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, किन्हें? प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और भी बाकी जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनको, वो आपके सेकेंड शेड्यूल में मेंशन्ड है। थर्ड शेड्यूल के अंदर आपको ओथ एंड अफर्मेशन, यानी जो शपथ दिलाई जाती है अलग अलग ऑफिसर्स को, अलग अलग ऑफिस बेयरर्स को, वो आपके थर्ड शेड्यूल में मेंशन्ड है। क्वेश्चन आ चुका है, ये सब के ऊपर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसलिए आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। चौथे शेड्यूल में आपको क्या मिलेगा? राज्यसभा में जो सीट्स बांटी जाती हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की, किसको कितनी सीट मिलेगी, कौन से स्टेट से कितना सीट जाएगा राज्यसभा के अंदर, वो आपके चौथे शेड्यूल में आपको मिलेगा। पांचवें में आपको क्या मिलेगा? शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज के कंट्रोल के ऊपर चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। स्पेशली अगर आप ट्राइबल वाले एरियाज से आते हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। छठे शेड्यूल में आपको, यहाँ तो ट्राइबल एरिया शेड्यूल एरिया हो गया, यहाँ पे इसको अदर एरियाज बोला जाता है, यानी कि कुछ जो ट्राइबल एरियाज हैं पूरे स्टेट के नहीं, कुछ कुछ स्टेट का कुछ कुछ पार्ट है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ के कुछ ट्राइबल एरियाज हैं, उनके बारे में बात होती है। सेवन्थ शेड्यूल में आपको क्या मिलेंगी? पावर बिटवीन, जो पावर का डिवीजन होता है, जो मैंने 3 लिस्ट के बारे में आपको बताया था, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट का जिक्र आपको कहाँ मिलेगा? 7th शेड्यूल में मिलेगा, ठीक है। ये फेडरल स्ट्रक्चर को बताता है, तो इसी में आपको यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट का जिक्र मिलेगा, बार बार क्वेश्चन आया है। 8th शेड्यूल में आपको लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जिक्र आपको 8वें शेड्यूल में मिलेगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 9वें शेड्यूल में आपको क्या मिलेगा? एक्ट्स एंड ऑर्डर्स रिलेटेड टू लैंड टेन्योर, लैंड टैक्स एंड रेलवे इंडस्ट्रीज, इनके बारे में जिक्र मिलेगा, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। 10वें शेड्यूल बहुत बहुत ज़रूरी है, इसमें क्या है? एंटी डिफेक्शन की बात की जाएगी, यानी ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन अगर किसी सदस्य ने किया अपनी पार्टी के अगेंस्ट तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, वो 10वें शेड्यूल में लिखा गया है, ये सब बाद में ऐड हुआ था। 11वें शेड्यूल में आपको पंचायती राज का जिक्र मिलेगा और 12वें में आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जिक्र मिलेगा, ये दोनों सिमिलर हैं और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ तो हमने शेड्यूल देखा, अब हम देखते हैं कुछ पार्ट्स को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है और हर पार्ट के अंदर कुछ आर्टिकल हैं, कुछ यूनियन, उसमें कुछ सब्जेक्ट मैटर है। ये पूरा आपको याद नहीं करना, मैं आपको बता दूंगा कौन ज़्यादा ज़रूरी है कौन कम ज़रूरी है, लेकिन इससे बहुत सारे सवाल आप हल कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले जो पार्ट 1 है उसमें कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 1 to 4, बस आप 1 to 4 याद रखना, ठीक है। ये नहीं याद रखना कि 1 2 3 4 ऐसे वैसे करके, केवल 1 से 4 कहाँ आएंगे? पार्ट 1 में आएगा, ठीक है। ये ध्यान रख लेना दिमाग में। इसके अंदर बात किस चीज़ की हुई है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में, ठीक है, यानी भारत और भारत के जो अंग है वो कहाँ कहाँ तक फैले हैं, ठीक है। दूसरे पार्ट में आर्टिकल 5 से 11 है, इसमें सिटीजनशिप की बात की गई है। तीसरे में 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एकदम याद रखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको पूरा याद रखना है। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51, ये पूरा रटा हुआ होना चाहिए आपका, बहुत बार सवाल आया है इसके ऊपर। आर्टिकल जो 4A है, ठीक है, 4 के बाद 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि बाद में इंसर्ट किया गया था, इसलिए ये भी पूछ लेते हैं। इसके अंदर केवल एक आर्टिकल है 51A, ठीक है। पार्ट 5 में है, उसमें यूनियन गवर्नमेंट की बात मिलेगी 52 to 151, बहुत लंबा लिस्ट है। लेकिन इससे अब आपको फायदा क्या होगा कि देखो,
यूनियन का जो गवर्नमेंट है, अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि प्रेसिडेंट को कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो अगर आपको एग्जैक्ट आर्टिकल नहीं भी पता, फिर भी आपको इतना ध्यान आपको कनेक्ट करना चाहिए एग्जाम में कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट वाले पार्ट में आ सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के ही पार्ट है। तो आर्टिकल 52 से 151 के बीच वाला ही कोई आर्टिकल होगा जो इसका आंसर हो सकता है। तो एग्जाम में आपको गेस करने में आसानी हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। पार्ट 6 जो है आर्टिकल 152 से 237, इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में बात होगी। तो अगर गवर्नर वगैरह का जिक्र आएगा तो हो सकता है यहाँ पे आए, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है बट हो सकता है, ठीक है। पार्ट जो 7 है उसको डिलीट कर दिया गया था, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। पार्ट जो 7 है इसको डिलीटेड है, तो ये आपको एग्जाम में कहीं भी दे तो समझ लेना कि इसकी ये ऑप्शन नहीं ही होगा, क्योंकि उसको डिलीट कर दिया गया था। तो 7 के बाद 7 को स्किप करके हम 8 में आएंगे। 239 से 242 तक इसमें यूनियन टेरिटरीज की बात होती है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो स्किप कर देना। पार्ट 9 है, इसके अंदर 243 से 243-O, ठीक है, ये वाला भी याद रखना। इसमें पंचायत का जिक्र मिलेगा। ये 243O से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, 243O घुमा घुमा के पूछता रहता है। आर्टिकल 9 है 243P से लेके 243ZG तक, इसमें आपको जिक्र मिलेगा किसका, म्यूनिसिपैलिटीज़ का, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 9B में 243ZH2 243ZT, इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जिक्र मिलेगा। इसको चाहो तो छोड़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट 10 में आपको मिलेगा 244 से 244A, इसमें शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज, अगेन नॉट सो इंपॉर्टेंट, चाहो तो छोड़ सकते हो, हालांकि छोड़ के मत ही जाना। आप क्रैश कोर्स में भी छोड़ के जाओगे तो फिर तो बहुत चीज़ें छोड़ के चले जा रहे हो, ठीक है। देन आते हैं पार्ट 11 के ऊपर। पार्ट 11 में 245 से 263 तक, ठीक है, 245 टू 263। 1 टेक में वीडियो रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल का काम है यार, और इसके बाद भी देखना चाहिए, इस वीडियो पे व्यूज़ आएंगे 100-200, यही बातें अच्छी नहीं लगती। खैर चलो, टू द पॉइंट ही रहते हैं, जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे टू द पॉइंट, बस बीच में थकान होने लगती है, आगे आधा घंटा से ऊपर हो गया होगा रिकॉर्ड करते हुए। चलो अब आते हैं रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ये 11th पार्ट में है, ये भी नॉट सो इम्पॉर्टेंट, चाहो तो स्किप कर दो। फिर आता है 12th में, इसके अंदर 264 से 300A, इसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब चीज़ों के बारे में मेंशन होता है, अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट। पार्ट 13 में 301 से 307, इसमें आपको ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंटरकोर्स का मतलब यहाँ पे ट्रैवल है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठीक है, वो खराब वाले इंटरकोर्स मत समझ लेना। तो ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। 14 के अंदर 308 से 323 वाले आर्टिकल्स मिलेंगे, इसमें सर्विसेज जो है यूनियन एंड स्टेट्स के अंदर, ये भी नॉट सो इम्पॉर्टेंट। 14A के अंदर 323A से 323B, इसमें आपको ट्राइब्यूनल्स का जिक्र मिलेगा। फिर आता है 15, 324 से 329 है, इसमें इलेक्शंस का जिक्र मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आप देखो, स्क्रीन पे देख के समझ में आ ही रहा होगा, इतना पढ़ पढ़ के भी मैं भी बोर होता चला जा रहा हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेज वाला जो है ये कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे। इमरजेंसी प्रोविजंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रट के जाना, ठीक है। ये 18 वाला आप रट के जाना। 19 नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये भी नॉट सो इम्पॉर्टेंट। फिर आता है 20, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। फिर 21 नॉट सो इम्पॉर्टेंट, 22 नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बाकी आप स्क्रीन पे देख के अपना नोट्स वगैरह बना लो, और याद तो वैसे सभी होना चाहिए आइडियली, बट कुछ चीज़ें छोड़ भी सकते हो अगर रिस्क लेना चाहते हो तो। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट के ऊपर, ठीक है। यानी हमारे देश के, हमारे राज्य के 3 ऑर्गन हैं, 3 भागों में बांटा गया होगा, आप लोगों ने भी बेसिक सुना ही होगा। एक क्या होता है, लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। बेसिकली लेजिस्लेचर का काम लॉ मेकिंग का होता है, ये कानून बनाता है, ये उन कानूनों को या फिर जो भी लॉज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, यानी ग्राउंड पे ये आपको लागू करवाते हुए एग्जीक्यूटिव दिखेगा, जो भी सरकार का भाग है। और सरकार का वो भाग जो कि केस मुकदमों से रिलेटेड काम करता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह समझ लो आपके फंडामेंटल राइट्स वगैरह को बचाने का काम करता है, वो क्या है, जुडिशरी, ठीक है, न्यायपालिका जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। यही बेसिक बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना कि सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है उसके अंदर क्या क्या आता है, पार्लियामेंट, जिसके अंदर प्रेसिडेंट भी आ जाएंगे, लोकसभा भी आ जाएगा, राज्यसभा भी आ जाएगा। तो अब इस पे सवाल ऐसे बनेगा आपको, देखो मेन बात, हमारा मेन जो काम है वो सवाल बनाने का है, ठीक है। ऐसे रट्टा तो मारने से कुछ होगा नहीं अगर हम सवाल को टैकल नहीं कर पाए। तो सवाल आपसे ये पूछेगा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है वैसे बाय द वे, कि प्रेसिडेंट जो है ये पार्ट हैं कि नहीं लेजिस्लेचर के।
या पार्लियामेंट के। तो जो प्रेसिडेंट हैं वो पार्लियामेंट के ही पार्ट माने जाते हैं, हालांकि वो पार्लियामेंट में बैठते नहीं, बस एक दो बार भाषण देने आते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का पार्ट माना जाता है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होंगे, गवर्नर हो गए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई। काउंसिल, ये काउंसिल आपको हर स्टेट में नहीं मिलेगा, कुछ सिलेक्टेड जगहों पे ही मिलेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम जैसे कि मैंने आपको बताया, जुडिशरी भी मैं आपको बता चुका हूँ, बेसिक्स हम लोग समझ चुके हैं। बाकी यहाँ प्रेसिडेंट वाला जो क्वेश्चन था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन हो गए, जैसे हम पहले ही जान चुके हैं, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन सब के बारे में हम बेसिक थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ते हुए चलेंगे ताकि एग्जाम में इसका इस्तेमाल ले सकें। सबसे पहले प्रेसिडेंट, वेट अ मिनट, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, चलो। तो प्रेसिडेंट जो है वो हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं, ठीक है। और ये पार्ट होते हैं किसके, यूनियन एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट होंगे, पार्लियामेंट के भी पार्ट होंगे, ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, क्वालिफिकेशंस क्या हैं प्रेसिडेंट बनने के। तो क्वालिफिकेशंस बेसिकली आपके ये हैं कि इनको जो है, एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलो, क्वालिफिकेशंस की हम बात कर रहे थे। सबसे बेसिक जो बात है, प्रेसिडेंट जो है वो सिटीज़न होना चाहिए हमारे देश के, ठीक है। 35 साल की होनी चाहिए उनकी मिनिमम एज, ठीक है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए वो क्वालिफाइड होने चाहिए, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहे होंगे, यानी कि कहीं से भी पैसा वैसा वो नहीं कमा रहे होंगे, ठीक है। ये बेसिक क्वालिफिकेशन है, बाकी इसमें डेप्थ में ज़्यादा कुछ जनरली नहीं पूछता, और क्रैश कोर्स से इसलिए मैं डेप्थ में जा भी नहीं रहा। चलो अब आते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जो जनरली अभी हुआ भी था, तो न्यूज़ में भी था, क्वेश्चन आने की अच्छी संभावना है। इनका जो इलेक्शन होता है वो इलेक्टरल कॉलेज से होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये वाला टर्म ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इसमें आपको कौन कौन से लोग मिलेंगे इलेक्टरल कॉलेज के अंदर। सबसे पहले जो इलेक्टेड मेंबर हैं बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो आपको मिलेंगे। फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यानी हर स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी, यानी सारे के सारे एमएलए आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी यही जो दो लेजिस्लेटिव असेंबली है जहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। तो यहाँ के भी सारे आपको जो एमएलएज होंगे वो यहाँ पे आपको मिलेंगे इलेक्शन में। जो नॉमिनेटेड लोग होते हैं, नॉमिनेट यानी कि प्रेसिडेंट, आपको पता होगा जैसा पहले भी मैंने बताया, कुछ लोगों को चुन के भेजते हैं प्रेसिडेंट ही, कि आप लोग जनरली आप लोग चुनाव लड़के नहीं जीत सकते, लेकिन अगर आप लोग जाओगे राज्यसभा में, जैसे बहुत साल पहले सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के एमपी हुआ करते थे, तो वैसे लोग चुनाव तो नहीं जीत सकते लेकिन हमारे देश के लिए कुछ काम ज़रूर आ सकते हैं, तो वैसे लोगों को चुन के प्रेसिडेंट भेजते हैं। तो वैसे लोग अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेंगे तो ऑब्वियसली जो सिटिंग प्रेसिडेंट होंगे उनको ही सपोर्ट करेंगे, तो वैसे लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाता, केवल इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं कहीं से भी उनको ही इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के या फिर दूसरे जगहों के, क्या उनको इंक्लूड किया जाता, नहीं किया जाता, इससे सवाल घुमा घुमा के पूछता है। टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, 5 साल है। इंडिया में ज़्यादातर पॉलिटिकल पोजीशंस 5 साल के ही होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ध्यान में रख के आपको जाना चाहिए कि प्रेसिडेंट 5 साल के लिए एक बार में बनते हैं। इम्पीचमेंट क्या होता है प्रेसिडेंट का, इम्पीचमेंट बेसिकली क्या है, ये प्रेसिडेंट को हटाना होगा अगर हमें उनके ऑफिस से अगर लग रहा है कि वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को वो नहीं मान रहे, तो उनको इम्पीच किया जाता है, उनको हटाया जाता है, इसी को इम्पीचमेंट बोलते हैं। जिस भारत में आप ध्यान रखिएगा एक बार भी किसी भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट अभी तक नहीं हुआ। तो अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि फलाना फलाना व्यक्ति पहले प्रेसिडेंट थे जिनको इम्पीच किया गया था इंडिया में, तो आप सीधा उसमें गलत मारेंगे, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक। चलो नेक्स्ट आते हैं जो इंपॉर्टेंट पावर हैं और फंक्शन हैं प्रेसिडेंट के। भारत देश के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं, यानी कोई भी काम जो देश की सरकार कर रही है वो किसके नाम पर कर रही है, प्रेसिडेंट के नाम पर, ठीक है। ये सुप्रीम कमांडर होंगे आपके क्या चीज़ के, डिफेंस फोर्सेस के। हालांकि ये घिसा पिटा सवाल हो गया, बहुत कम चांस है कि कहीं पे आएगा, लेकिन फिर भी पूछने का कहीं पूछ सकता है, बाकी लगभग हर किसी को ये बात पता ही होती। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, यानी कि यूनियन जो काउंसिल होगा आपका देश का, उसके जो मिनिस्टर होंगे इसको कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे।
अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG कैग, आप लोग जो SSC की तैयारी करते हो तो कैग वाले बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो जो मेन कैग हैं, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं असल में, उनको अपॉइंट कौन कर रहे होंगे? प्रेसिडेंट कर रहे होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी यही अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन और अदर मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, इनको भी यही अपॉइंट करेंगे। चीफ जस्टिस को करेंगे, और दूसरे जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, इन सब को अपॉइंटमेंट करने का काम किनका है? प्रेसिडेंट का है। ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, घुमा घुमा के आपसे पूछ सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, जो कैग है उनका कौन करते हैं, जो चीफ जस्टिस है उनका कौन करते हैं, इस तरह से सवाल आ जाता है। ठीक है, तो ये लिस्ट आप ध्यान में रख लेना। अब ध्यान रखना 12 मेंबर्स राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया था। ये लिटरेचर की फील्ड से या आर्ट के या साइंस के या सोशल सर्विस के फील्ड से हो सकते हैं। लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को भी ये नॉमिनेट किया करते थे, लेकिन अब ये प्रोविजन मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया। एंग्लो इंडियन बेसिकली वो लोग हैं जो कि पहले अंग्रेज़ों के समय में भारत में रहते थे और अभी भी वो भारत के निवासी हैं। तो वैसे लोगों को भी पहले नॉमिनेट किया जाता था, लेकिन अब उनको ये जो प्रोविज़न है ये ख़त्म कर दिया गया। अगर एंग्लो इंडियंस को भी अब भारत में लेना है लोकसभा की सदस्यता, तो उनको भी चुनाव लड़के ही जीतना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं होता। चलो, प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस विद व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंस बेसिकली क्या होता है कि मान के चलो बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट कानून बनाना है, ठीक है। जैसे सपोज इंडिया में सूखा पड़ गया, ठीक है, सूखा पड़ गया, फेमाइन आ गया, तो उसके अगेंस्ट में कोई उसको बचाव करने के लिए कोई इमरजेंसी में फटाफट हमें कानून की ज़रूरत है, लेकिन लोकसभा बैठने में टाइम लगेगा, फिर लॉ को पास करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, तब तक तो काफ़ी लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस ला देते हैं। ऑर्डिनेंस में बेसिकली क्या होगा कि जैसे ही ऑर्डिनेंस पास हुआ, मतलब आया, वैसे ही वो जो लॉ है वो लॉ समझ लो कि इफेक्ट में आ जाएगा। और बाद में फिर जब लोकसभा बैठेगी, पार्लियामेंट जब बैठेगी, तो ये जो लॉ है बाद में इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन वगैरह होकर इसको पास करवा लिया जाएगा, तो ये लागू हो जाएगा। अगर तो ये पास नहीं हो पाता तो ऑर्डिनेंस रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके अगर हमें इमरजेंसी में कोई लॉ को पास करना है तो ऑर्डिनेंस वाला रास्ता लिया जा सकता है, और ऑर्डिनेंस कौन लाते हैं? प्रेसिडेंट लाते हैं, ठीक है। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट को सेम काम करना रहा तो प्रेसिडेंट की जगह पे ये काम कौन कर रहे होंगे? गवर्नर कर रहे होंगे। ज़्यादातर जगह में प्रेसिडेंट वाले काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, गवर्नर से वही काम स्टेट गवर्नमेंट्स भी करवाती हैं, ठीक है, बाय कॉन्स्टिट्यूशन। मनी बिल जो है वो केवल और केवल उनके रिकमेंडेशन पे भी आ सकता है पार्लियामेंट में, ठीक है। यानी प्रेसिडेंट जब तक रिकमेंड नहीं करेंगे तब तक पार्लियामेंट में मनी बिल नहीं आ सकता, ठीक है। मनी बिल डिटेल्स में क्या होता है वो इस यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना, ये क्रैश कोर्स है, ध्यान रखिएगा। वो अगर आपको पढ़ना है तो हमें आपको कंप्लीट कोर्स में हमारे आना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस वाले में, ठीक है। तो पार्लियामेंट में मनी बिल कौन पास करवाएंगे, कौन रिकमेंड करेंगे? प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे। जनरली जो मनी बिल लाया जाता है वो पहले ही उनसे साइन वगैरह उसमें करवा लिया जाता है, उनका रिकमेंडेशन ले लिया जाता है, तभी वो आता है, ठीक है। प्रेसिडेंट को 3 तरह के वीटो पावर मिलते हैं, ठीक है। तो जो बिल पास किया जा रहा है, जो बिल पास किया जाता है हमारे पार्लियामेंट में, वो आपको पता होगा कि बिल जब तक एक्ट नहीं बनेगा, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, CAA पहले उसको बोला जाता था, सॉरी बिल था, माफ़ कीजिएगा, शुरुआत में इसको CAB बोला जाता था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ये बिल था जब इस पर डिबेट डिस्कशन चल रहा था, और जब ये पास हो गया था तो इसे बोला गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और ये किसके पास गया था? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने इस पर मुहर लगा दी तो ये एक्ट बन गया। तो अब प्रेसिडेंट चाहें तो किसी लॉ को डिले कर सकते हैं, किसी कानून को रोक सकते हैं, और उसके लिए वो उनके पास 3 तरीके होते हैं, एक एब्सोल्यूट वीटो, एक सस्पेंसिव वीटो और एक पॉकेट वीटो। अब इसका डिटेल्स में क्या मतलब होता है ये हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, कोई खास काम का नहीं है, बस ये 3 तरह के वीटो होते हैं, ये आप ध्यान में रखना। और इनके जो वर्ड्स है इसके मीनिंग से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसके साथ प्रेसिडेंट को 5 तरह की क्षमा देने की भी पावर्स होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर्स। यानी कि कोई कैदी वगैरह जो है उसके अगर सज़ा है, उसको अगर कम करना है या माफ़ करना है या ख़त्म करना है तो 5 तरीके से किया जा सकता है। प्रेसिडेंट के पास 5 तरीके होते हैं। एग्जैक्ट इनका क्या मतलब है स्कोप के बाहर है, अगेन क्रैश कोर्स में इतना इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं, बस 5 आपको याद होने चाहिए नाम। एक नॉर्मल जिसको पार्डन बोलते हैं, एक कम्यूटेशन, रेमिशन, रिप्राइव और कम्यूट, ये 5 तरीके होते हैं, ठीक है। पहले जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक कि आपको ये नहीं पता होगा, अगर नहीं पता है तो आज आप जान लिए। अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए,
चलो देखते हैं क्या 1 घंटे में तो नहीं हो पाएगा, 1.5 से 2 घंटा, शायद 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाए। चलो देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट पे अब आते हैं। वाइस प्रेसिडेंट में अगेन हम क्या पढ़ रहे होंगे, क्वालिफिकेशंस पढ़ रहे होंगे। क्वालिफिकेशंस क्या है, वही इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ द राज्यसभा। यहाँ पे ध्यान रखना, राज्यसभा के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, ना कि लोकसभा के। प्रेसिडेंट वाले केस में क्या था, लोकसभा था, यहाँ पे वही बदल के राज्यसभा कर दिया गया है। और ये भी कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करने चाहिए, ठीक है। इलेक्शन क्या है, यहाँ भी इलेक्टोरल कॉलेज से इनडायरेक्टली इनको इलेक्ट किया जाता है, यानी लोग डायरेक्टली वोट नहीं डालते, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से लोग हैं, बोथ द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पे ध्यान रखना, इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं, जो कि वहाँ पे नहीं थे प्रेसिडेंट वाले में, तो ये सवाल आएगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या यूनियन टेरिटरीज वाले कोई भी लोग यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा स्क्रॉल ज़्यादा हो गया, वेट अ मिनट, यस, माफ़ करना। चलो, इनका भी टर्म कितना रहेगा, 5 साल का ही रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लगभग सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस का यही होता है, तो ज़्यादा आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, फंक्शंस हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है कि ही एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि धनखड़ साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं राज्यसभा के। जैसे ही इन्होंने ऑफिस ली वैसे ही यही चेयरमैन कहला जाएंगे, ठीक है। तो ये राज्यसभा के चेयरमैन के ऊपर जैसे काम करते हैं, आपको देखने को ही मिलेगा भी। राज्यसभा वाला अगर न्यूज़ में आप फॉलो करोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं काफ़ी लंबे चौड़े अच्छे गुड लुकिंग हैं, वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। वो एज अ चेयरमैन अपनी ड्यूटीज़ को निभा रहे होते हैं, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट जो हैं वो उनकी ऑफिस में वैकेंसी है, मान लो प्रेसिडेंट की तबीयत ख़राब है या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है या इसी तरह का कोई वैकेंसी आता है, प्रेसिडेंट नहीं मौजूद रहते हैं, तो ये वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट वाली ड्यूटीज़ निभानी पड़ती हैं, ठीक है। इनकी जो सैलरी है वो क्या, किसकी सैलरी होंगी, तो ये ऑफिशियल जो इनका ड्यूटी जो जिसके लिए इनको सैलरी मिलता है वो क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा चेयरमैन वाली सैलरी इनको प्राप्त होती है। पहले जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भी हालांकि अब काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया है, तो आई गेस आप सबको पता ही होगा, ठीक है। न्यूज़ से भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, न्यूज़ वाले क्वेश्चंस भी आते हैं अभी, जो द्रौपदी मुर्मू और धनखड़ जी जो हैं वो सब भी आपको पता होना चाहिए। इतना भी अनअवेयर मत रहिएगा कि इतना बेसिक क्वेश्चन गलत करके आ गया। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ठीक है, दोनों को पढ़ लेते हैं कंबाइन। प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर ऑफ द पार्टी दैट एंजॉयज अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा। हमारे यहाँ क्या है, पार्टी सिस्टम है, तो जिस भी पार्टी का या जिस भी अलायंस का, जैसे एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, इसके जो हेड हैं वो कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, यानी कि मोदी जी अभी फ़िलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो और आगे भी लगता तो यही कि यही रहने वाले हैं, तो खैर, तो ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है। नॉमिनल मतलब सिर्फ कहने के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन पीएम जो है वो असली एग्जीक्यूटिव हेड है, यानी डिसीजंस ये लेंगे और प्रेसिडेंट को भेज देंगे। प्रेसिडेंट का काम है केवल उन पे हाँ 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 करते जाना, ठीक है। इसीलिए प्रेसिडेंट को बहुत बार रबर स्टैंप भी बोला जाता है कि ही इज़ जस्ट अ स्टैंप। उनको स्टैंप लगाना है, उनका काम और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन कहने के लिए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। और दूसरे जो अदर मिनिस्टर्स हैं, यानी कि मान के चलो जो डिफेंस मिनिस्टर हमारे बनेंगे या फिर जो होम मिनिस्टर बनेंगे, उनको कौन अपॉइंट करेंगे, वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन उनको एडवाइस कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर। यानी बेसिकली उनको कौन चूज करेंगे, प्राइम मिनिस्टर चूज करेंगे अपने कैबिनेट को, ठीक है। ये सब उतना काम का नहीं है, बस जानने के लिए जान लो। ऐसा इस तरह का जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो उतना नहीं ही आता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करते हैं, यानी काम करते हैं एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एडवाइस देंगे कि आप फलां काम कीजिए, आप फलां काम मत कीजिए, तभी प्रेसिडेंट को वो काम करना होगा, ठीक है। वैसे एक बात ध्यान रखना, जो किसी देश पे अगर हमें जंग छेड़नी है, ऑफिशियल डिक्लेरेशन देना है कि हम लड़ाई करने जा रहे हैं इस देश के साथ, तो वो भी प्रेसिडेंट के ऑफिस से ही आएगी, ठीक है, यानी प्रेसिडेंट ही देंगे। अच्छा, 91 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 2003 में ये आया था। इसमें क्या था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने लोग होंगे, यानी अगर मान लीजिए एक प्राइम मिनिस्टर है, उनके काउंसिल में कितने लोग होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे, कितने होंगे, तो इसको फिक्स कर दिया गया था कि जो टोटल लोकसभा की स्ट्रेंथ है उससे 15% से ज़्यादा का इनका स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए। तो अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर शिफ्ट हार्ड आएगी तो ये वाला सवाल आ सकता है, ठीक है।
फिर प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अंदर क्या है कि वी स्विम और सिंक टुगेदर बेसिकली, यानी कि क्या है कि अगर सरकार में कुछ अच्छा हो रहा है तो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे लोगों ने मिलकर अच्छा काम किया। लेकिन अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इसकी, सिर्फ एक अकेले किसी मिनिस्टर पे या प्राइम मिनिस्टर पे नहीं आएगी, सबको इक्वली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। किसके प्रति? पार्लियामेंट के प्रति। ठीक है, अब आते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में, बेसिक बातें जान लेते हैं। अटॉर्नी जनरल बेसिकली क्या है, इनको अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। क्वालिफिकेशन इनकी क्या है? इनका क्वालिफिकेशन बस वही होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए ये क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर लीगल मैटर में एडवाइस करते हैं। एडवाइस यानी कि एक तरह से आप समझ लो कि ये लीगल एडवाइजर हैं सरकार के। सरकार को भी तो लीगल चीज़ों में बहुत बार फंसाया जाता है, आपने देखा होगा फला कुमारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस तरह से करके केस हो जाता है, सरकार के खिलाफ ही केस हो जाता है। तो अब इस केस में एडवाइस कौन करेंगे? अटॉर्नी जनरल साहब करेंगे। ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये पार्टिसिपेट करते हैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में लेकिन वोट नहीं करेंगे। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भी करेंटली कौन चल रहा है आप देख लीजिएगा, फ्रीक्वेंटली ये सब चेंज होता रहता है इसलिए मैं नाम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा। चलो नेक्स्ट हम आते हैं पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट में कितने हाउसेस हैं? 2 हाउस हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, और प्रेसिडेंट भी इसमें इंक्लूडेड है यूनियन लेजिस्लेचर में, जैसा कि हम पहले ही पढ़ रहे थे। लोकसभा को हम क्या किस और नाम से जानते हैं? हाउस ऑफ पीपल। आज़ादी के तुरंत बाद जो संविधान लागू हुआ था उसमें हाउस ऑफ पीपल ही बोला जाता था, लेकिन बाद में नाम बदल के लोकसभा कर दिया गया ताकि थोड़ा इंडियन टच रहे। ठीक है, हर चीज़ अंग्रेज़ों से नहीं उठानी ना, जो अंग्रेज़ी बाबू लोग थे हमारे पहले नेता वेता लोग, तो वैसा हमें नहीं करना था। मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो क्या है? 552 है। अगेन इंपॉर्टेंट। अलग अलग स्टेट से जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो 530 होंगे। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज के लोग 20 होंगे। नॉमिनेशन जो है एंग्लो इंडियन वाले वो पहले 2 होते थे, अब इसको स्क्रैप कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो इन दोनों को हटा दें तो बाकी जो सारे के सारे जो लोग हैं वो इलेक्टेड लोग ही होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में सारे के सारे लोग डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, यानी हम सब अपने अपने लोकसभा के एमपीज को इलेक्ट करेंगे। 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें इसी लोकसभा का इलेक्शन होगा, तो लोकसभा के हम एमपीज को चुनेंगे और वही आगे चल के फिर सरकार को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लोकसभा मेंबर जो है वो मैक्सिमम 5 साल के लिए ही इलेक्ट हो सकता है, उसके बाद उन्हें फिर से चुनाव जीतना होता है, जो कि सारा एक साथ कंबाइन होता है पूरे लोकसभा का चुनाव। अब इसमें लोकसभा में आपने सुना होगा कि एक स्पीकर होते हैं। ठीक है, स्पीकर एक तरह से स्पीकर क्या समझ लो, क्लास मॉनिटर क्लास टीचर वाला जो भूमिका होता है स्पीकर वही निभाते हैं कि सारे लोग भाषण कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, स्पीकर को सबको मीडिएट करना होता है। ठीक है, मीडिएटर का एक तरह से रफली स्पीकिंग। ठीक है, अब रफली मैं आपको बता रहा हूँ कि रफली इनका यही रोल होता है। तो जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं वैसे ही राज्यसभा में कौन होते हैं? उन्हें चेयरमैन बोला जाता है। ठीक है, चेयरमैन। तो स्पीकर क्या है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे सारे लोकसभा के सेशंस का। ठीक है, और इन्हें इलेक्ट किया जाता है किसी लोकसभा के, ये खुद मेंबर होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि बाहर वाला कोई जाके स्पीकर बन जाए। स्पीकर जो है वो खुद एक लोकसभा के एमपी होते हैं। ठीक है, एक होता है टर्म स्पीकर प्रोटेम, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार तो नहीं आया लेकिन आता है। ठीक है, और लोग जनरली फंसते हैं। तो जो नया नया लोकसभा बनेगा, तो नया नया लोकसभा जब बना तो मान के चलो कि पहले 5-6 दिन जो होता है, शुरुआत का कुछ टाइम होता है, वहाँ पे कुछ काम तो हो नहीं पाएगा अगर कोई स्पीकर हो नहीं, और स्पीकर को इलेक्ट करने में भी तो समय लगेगा ना। कि मान के चलो कि सपोज मैं जस्ट एन एग्जांपल ले रहा हूँ कि 500 लोग हैं, 500 लोगों में से कौन स्पीकर बनेगा, इसका इलेक्शन वगैरह होना, उसमें भी तो समय लगेगा। तो इलेक्शन वगैरह करवाने के लिए तब तक क्या होता है कि एल्डेस्ट जो मेंबर होते हैं, ठीक है, सबसे जो बड़े मेंबर होते हैं लोकसभा के, उनको स्पीकर प्रोटेम बना दिया जाता है और वो टेम्पररली सारा काम धंधा करवाते हैं जब तक कि आपके एक्चुअल स्पीकर इलेक्ट ना हो जाए। एक्चुअल स्पीकर जैसे ही इलेक्ट हुए वैसे ही स्पीकर प्रोटेम का जो टर्म है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। इसको खत्म करने के लिए ऐसा नहीं कि कोई नियम कायदा कोई लॉ पास करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्पीकर प्रोटेम को कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेंगे। ये कौन होते हैं? जो सबसे उम्र दराज व्यक्ति होंगे लोकसभा के। वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सवाल है, कभी कभी आ जाता है। अब हम देखते हैं जो फंक्शंस है आपके लोकसभा के। ठीक है, तो लोकसभा के जो मेन फंक्शंस है वो हम देखते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल हो रहा है। चलो, 1 टेक में करने का जो डिसीजन था वो अच्छा साबित नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार से 1 टेक में नहीं करेंगे। चलो आते हैं इंपॉर्टेंट पावर्स एंड फंक्शंस के ऊपर। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इनिशिएट किया जा सकता है और वहीं पास किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन बेसिकली क्या होता है कि अगर मान के चलिए
कि सरकार जो है वो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है हमेशा से, यानी कि 50% से ज़्यादा जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, उनको सपोर्ट दिखाना होगा गवर्नमेंट को, तभी हम क्या मानेंगे कि हाँ गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी में है। अगर ऑपोजिशन को ये डाउट हो गया कि गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी में नहीं है, यानी 50% MPs का सपोर्ट इनको नहीं प्राप्त है, तो वो क्या है, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आती है। इस मोशन में वोटिंग होती है और इस वोटिंग में सरकार को जीतना होता है। अगर वो नहीं जीत पाते इस वोटिंग में तो सरकार गिर जाती है। ठीक, तो ये कहाँ पे आ सकता है, सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, यहीं पे इसको लाया जा सकता है, यहीं पे इसको पास किया जा सकता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनी और फाइनेंस बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगेन लोकसभा की यहाँ पावर दिखती है। ठीक है, लोकसभा एक स्पेशल सिटिंग बुला करके नेशनल इमरजेंसी को ख़त्म कर सकती है। अगर जो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगाए हैं उनको नेशनल इमरजेंसी को स्पेशल सेशन बुला के लोकसभा ही ख़त्म कर सकती है। ठीक है, और इसके बाद अगर ये पास हो जाता है प्रस्ताव तो प्रेसिडेंट को तुरंत नेशनल इमरजेंसी रिवोक करनी होगी, ख़त्म करनी होगी। ठीक है, अब कुछ फैक्ट देख लो। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जीवी मावलंकर को कहा जाता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, बहुत देर से बैठा हुआ हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, आँख वगैरह लहरने लगा मेरा ये गर्मी का टाइम में, तो प्लीज़ उसके लिए कोई कुछ मत बोलना। यहाँ पे सामने आपके नोट्स लिखे हुए हैं, वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। ये टाइटल इनको दिया किसने था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो ये अगेन ये थोड़ा टफ शिफ्ट होगा, तो ये सवाल आपके आ सकता है। और यही कौन थे, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे ये। अगेन ये सवाल आया हुआ, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीरा कुमार थी जो कि पहली वुमेन स्पीकर थी लोकसभा की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, बहुत बार रिपीट हुआ, जो उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस किए गए थे। अच्छा, अब लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन का एक जो पद होता है, जैसे अभी आपने सुना होगा कि अभी लीडर ऑफ अपोजिशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चलती है, तो लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसा कोई भी पद मेंशन्ड नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना, नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेटमेंट बेस्ड अगर आपको क्वेश्चन देके कंफ्यूज करना होगा कि ये वाला स्टेटमेंट आपको दे देगा, नॉट को हटा देगा और बोलेगा कि क्या इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे आते हैं राज्यसभा के ऊपर। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ इसी नाम से जाना जाता था, बाद में राज्यसभा का नाम अडॉप्ट हुआ। मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है क्या है, 250 है। इसमें अलग अलग डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लोग जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए अपने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है राज्यसभा, तो यहाँ स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ 238 इलेक्टेड लोग होते हैं, यानी जिन्हें चुना जाता है। और यहाँ पे भी ध्यान रखना कि जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट ही होता है। यहाँ पे हम लोग वोट नहीं डालते राज्यसभा में। राज्यसभा का जो वोट है वो हमारे इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोग इन्हें वोट करके देते हैं। ठीक, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ लोगों को नॉमिनेट करते हैं, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको दोबारा से पढ़ के अपना समय नहीं खराब करेंगे। बस एक चीज़ याद रखेंगे कि राज्यसभा मेंबर इज इलेक्टेड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, और एक चीज़ हम और याद रखेंगे कि राज्यसभा जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, यानी ये कभी भंग नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती। लोकसभा का क्या है कि लोकसभा जैसे ही 5 साल हुए, सारी की सारी लोकसभा खत्म होगी, हर मेंबर का मेंबरशिप खत्म हो गया, सबको फिर से चुनाव जीत के आना होगा। लेकिन राज्यसभा के अंदर क्या है कि 6-6 साल बाद कुछ जो मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं और उनको फिर से वापस से सारा प्रोसेस से गुजर के वापस आना होता है, तो आ सकते हैं, अदरवाइज वो हट जाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग 6-6 साल में हटते रहेंगे। लेकिन राज्यसभा इज अ कॉन्टिन्यूअस बॉडी, तो इस पर भी सवाल आता है कि राज्यसभा कॉन्टिन्यूअस है या खत्म भी होती है। तो राज्यसभा कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन लोकसभा जो है वो बीच बीच में खत्म होती रहती है। पहली लोकसभा खत्म होगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी, ऐसा चलता है। बट राज्यसभा जो है वो 1950 से अभी तक चले जा रहा है। ठीक है, चेयरमैन इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा, यानी यहाँ के जो मेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं इन्हें चेयरमैन के नाम से जाना जाता है, जो कि कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो चलो रिवीजन भी होता चला जा रहा है यहाँ पे। अब राज्यसभा के भी कुछ पावर्स और फंक्शंस होंगे ऑब्वियसली, उसको भी देख लेते हैं। तो ये क्या है, परमानेंट हाउस है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। ये इसकी डिसोल्यूशन नहीं होता, इसको डिसॉल्व नहीं किया जाता। 1/3 जो मेंबर है राज्यसभा वो हर दूसरे साल में एवरी सेकेंड ईयर वो रिटायर होते हैं। बेसिक अगर आप मैथ लगाओगे तो आप समझ सकते हो, अदरवाइज इसको याद कर लेना कि 1/3 जो मेंबर्स हैं वो हर दूसरे साल राज्यसभा से रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए लोग आ जाते हैं। ठीक है,
अच्छा, अगर राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करती है स्पेशल मेजोरिटी के साथ नेशनल इंटरेस्ट में, बेसिकली इसका यही बात है, विल बी इम्पावर टू मेक अ लॉ। अरे मैंने क्या लिखा था, मैं खुद ही भूल गया यार। अच्छा, आई थिंक यहाँ पे एक पॉइंट रिपीट हो गया है 2 बार। तो बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या है कि ऑल इंडिया का जो सर्विस है वो निकालने का जो पावर है वो एक्सक्लूसिव पावर किसको मिला है? राज्यसभा को। यानी ऑल इंडिया सर्विस जैसे कि IAS हो गया, IPS हो गया और IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, वो वाला नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया। ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इनको अगर ख़त्म करना है या इनको बनाना है, लाना है, तो ये वाला काम सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा कर सकती है, ठीक है। अब चलो सेम चीज़ हम स्टेट एग्जीक्यूटिव में पढ़ते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग आ जाएंगे? गवर्नर आ गए, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गए और एडवोकेट जनरल आ गए, ठीक है। बस छोटा सा और बचा है पॉइंट। सेम चीज़ें जो हमने यूनियन में पढ़ी हैं, सेम चीज़ अब हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? स्टेट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ इसमें अलग नहीं है एज सच। चलो तो शुरुआत करते हैं गवर्नर से। गवर्नर जो है वो नॉमिनल हेड हैं स्टेट के, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे आपके जो पार्ट प्रेसिडेंट निभा रहे थे वही यहाँ पे गवर्नर निभा रहे होंगे। तो ये भी नॉमिनल हेड हैं, इनका भी काम फॉर्मेलिटी वाला ही होता है, लेकिन थोड़ा सा कहीं कहीं पे इनका पावर ज़्यादा दिखता है, क्योंकि ये क्या है? स्टेट गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं एक तरह से। एजेंट स्टेट गवर्नमेंट के नहीं बोलेंगे, यूनियन के आप बोलेंगे। असली जो पावर है वो चीफ मिनिस्टर के पास होती है ऑब्वियसली, और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है। ये इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि बेसिकली जो यूनियन की गवर्नमेंट होगी, जो यानी बेसिकली प्राइम मिनिस्टर होंगे, वही चाहेंगे कि कहाँ का गवर्नर कौन बनेगा, ठीक है। इनका भी टर्म कितना होता है? 5 साल का होता है, बट इनको 5 साल से पहले भी रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। दिस इज टोटली अप टू दी यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के ऊपर है, ठीक है। एक ही जो इंसान है वो गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट का बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट प्रेसिडेंट में रह गया था, एक इंसान जो है वो कितनी भी बार इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। यहाँ पे कोई नंबर ऑफ लिमिट नहीं है। जैसे USA के अंदर क्या है कि एक इंसान मैक्सिमम 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी बार चाहो उतनी बार प्रेसिडेंट बन सकते हो, बस आपको इलेक्शन जीतना होगा, ठीक है। चलो अब गवर्नर पे वापस आते हैं। गवर्नर जो है वो एक से ज़्यादा स्टेट के भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अब आते हैं पावर और फंक्शन के ऊपर। किसके फंक्शन? गवर्नर के, ठीक है। इतना यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि किसके कब फंक्शंस की बात होने लग गई। तो चलो, गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करेंगे, दूसरे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको भी अपॉइंट करेंगे, और उसके लिए एडवाइस कौन देंगे आप उनको? चीफ मिनिस्टर। यानी बेसिकली चीफ मिनिस्टर चुन के एक लिस्ट भेज देते हैं, गवर्नर को केवल उस पर मुहर लगाना होता है। जो स्टेट के एडवोकेट जनरल है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल की बात नहीं हो रही, एडवोकेट जनरल की बात हो रही है, उनको भी कौन अपॉइंट करेंगे? गवर्नर ही। ये चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन, और माफ़ कीजिएगा, ये चेयरमैन नहीं होते। जो स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे मान लो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, तो उसके जो चेयरमैन होंगे और उसके जो मेंबर्स होंगे सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको भी अपॉइंट करने का काम किनका है? गवर्नर का ही है, ठीक है। उसके बाद आपके जजेस होंगे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। हाई कोर्ट वाले जज को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं उनको कौन अपॉइंट कर रहे होंगे? उनको गवर्नर अपॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है। इनको भी काम करने के लिए किसके एडवाइस में काम करना होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, जिनका की हेड कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर। यानी ये भी अपनी मर्जी नहीं चला सकते, काफ़ी हद तक नहीं चला सकते, कहीं कहीं पे चला सकते हैं। गवर्नर जो है वो जो स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउस है, यानी कि जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे केवल लेजिस्लेटिव असेंबली, और जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, दोनों को बुलाने का काम, यानी कि दोनों के सेशंस को शुरू करने का काम किनका होता है? गवर्नर का ही होता है। वो एक वहाँ पे एक फॉर्मेलिटी वाली स्पीच देते हैं और उसके बाद सेशन की शुरुआत होती है, ठीक है। गवर्नर के पास पावर होती है, कुछ बिल्स को वो रिजर्व कर लेंगे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पावर। मान के चलो कि कोई एक स्टेट है जो बहुत ही अजीब तरह का लॉ ला रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉर्डर स्टेट है जो बोल रहा है कि हम जो है अब 3 गुना नहीं, मान लो कि हम 3 लाख रुपये महीना लगान देना चाहते हैं पाकिस्तान की सरकार को। ऐसा वो कोई लॉ लेके चला आता है अजीबोगरीब, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो गवर्नर क्या करेंगे कि उनके पास जब ये बिल लाया जाएगा, चलो एक मानते हैं कि वो स्टेट भी इतना ऐसे लोगों से सारे देशभक्त नहीं थे लोग वहाँ कि इस तरह का कोई बिल पास भी हो जाता है, लेकिन जब तक गवर्नर मुहर नहीं लगाएंगे तब तक ये माना नहीं जाएगा कि ये पास हुआ है।
तो वो क्या करेंगे कि इसको रिजर्व कर लेंगे और सीधा प्रेसिडेंट को भेज देंगे कि देखिए सर, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हो रहा, दुश्मन देश के साथ कुछ ज़्यादा इनका इलू इलू चल रहा है, ठीक है, इलू इलू चल रहा है। बहुत सारे ऐसे, मैंने ये एक एक्सट्रीम एग्जांपल लिया, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिया था। तो ऐसे कुछ बिल्स को गवर्नर जो है वो रिजर्व कर लेते हैं। ये भी ऑर्डिनेंसेस ला सकते हैं, जैसे सेंटर के लेवल में हम लोगों ने ऑर्डिनेंसेस देखा था, यहाँ पे ये भी ऑर्डिनेंसेस लाएंगे, ठीक है, जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होगी केवल तभी। यहाँ पे भी मनी बिल लाने के लिए इनका रिकमेंडेशन होना ज़रूरी है, किसका, गवर्नर का। तो सेम प्रेसिडेंट के जैसा ही है। अच्छा, प्रेसिडेंट रूल अगर लगना है तो क्या करेंगे कि गवर्नर साहब ही सबसे पहले एक रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट को भेजेंगे कि सर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो हमारे स्टेट में, मान के चलो कि झारखंड ही है, ठीक है, जस्ट एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ, झारखंड में अगर मान लो कि सरकार गिरने की स्थिति पे है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से फॉलो नहीं हो रहा, बहुत एक्सट्रीम केस हो गया है, तो यहाँ के जो गवर्नर हैं वो रिपोर्ट बना के भेजेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट रूल फिर लगा सकते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं चीफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अब लंबा रह नहीं गया। चीफ मिनिस्टर जो है कौन अपॉइंट करेंगे, गवर्नर करेंगे, हम लोगों ने पहले ही देखा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट इनको भी गवर्नर ही करते हैं, लेकिन एडवाइस किनका होता है, चीफ मिनिस्टर का, ठीक है। इफ़ अ नॉन इलेक्टेड मेंबर इज अपॉइंटेड एज मिनिस्टर, अगर मान के चलो एक नॉन इलेक्टेड मेंबर है जो मिनिस्टर बन जाता है, उसको भी मेंबर बनाया जा सकता है, मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर क्या है कि इसको या तो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना होगा, यानी इनको चुनाव जीतना होगा या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट होना होगा, ठीक है। यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो की जाती है। ये क्या था, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, दोबारा से पढ़ के हम अपना समय नहीं खराब करेंगे। जो थोड़ा पढ़ के समझ में आए वो दोबारा से एक ही बात को नहीं पढ़ना चाहिए। चलो अब आते हैं एडवोकेट जनरल। जैसा अटॉर्नी जनरल होते हैं सेंटर में, लगभग उसी की तरह एडवोकेट जनरल होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, गवर्नर करेंगे। ये पहले लॉ ऑफिसर होते स्टेट के, बेसिकली वही काम है। क्वालिफिकेशन क्या है इनका, इस बार इनका जो क्वालिफिकेशन वो ये रहेगा कि हाई कोर्ट के जज बनने के लिए ये क्वालिफाइड होने चाहिए। ये एडवाइस करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को सारे लीगल मैटर्स के ऊपर। सेम है, अटॉर्नी जनरल से रिलेट करके पढ़ो, अच्छे से समझ में आएगा। ये भी स्टेट लेजिस्लेचर के सारे प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसमें भी वो चाहें, लेकिन वोट नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। ही कैन ऑल्सो नॉट वोट। तो अच्छा, ये वाला पॉइंट जो ऊपर वाला था कहीं वहाँ से उठ के आ गया, दिस इज़ नॉट हियर, ठीक है, इसको काट दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर। लेजिस्लेटिव असेंबली में बार बार बोल रहा था, तो हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली जैसे सेंटर में लोकसभा होता है ना, वैसे ही यहाँ पे स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। इसमें क्या है कि 500 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। इसका भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी हम और आप डायरेक्टली चुन के लोगों को भेजते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो इनका भी जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली होता है, लोग वहाँ जाके वोट देते हैं। गवर्नर जो क्या है, एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं अगर चाहें तो। फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, बट कैन बी डिजॉल्व बिफोर द टेन्योर इटसेल्फ। उससे पहले भी इसको डिजॉल्व किया जा सकता है। अगर सरकार गिर जाती है तो उससे पहले ही लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट भी चाहें, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी अगर लगी हुई है आर्टिकल 356 के अंदर, तो वो भी डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरीज हैं अभी के लिए फ़िलहाल। आगे चल के जम्मू एंड कश्मीर भी शायद इसमें ऐड होगा, अभी के लिए क्या स्थिति है वहाँ समझ में नहीं आ रहा है, बट अभी केवल 2 ही यूनियन टेरिटरीज हैं। एक है आपका पुडुचेरी और दूसरा दिल्ली, जहाँ पे इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। यहाँ पे भी चुनाव होते हैं, जैसे दिल्ली के इलेक्शंस होते हैं, आपको पता होगा, भले ही वो यूनियन टेरिटरी ही क्यों ना हो, ठीक है। इसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी स्पीकर बोला जाता है, और वो भी मेंबर्स के अलॉन्ग ही इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर। इसको आप रिलेट किससे करोगे, राज्यसभा से थोड़ा बहुत कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इसमें थोड़ा अलग सीन चलता है, ठीक है। इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन को फॉलो किया जाता है। और अभी के लिए आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ मिलेंगी, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, बिहार में, यूपी में, और जम्मू एंड कश्मीर ये वाला यहाँ से कट कर दो, क्योंकि ये तो है आपका अभी रहा ही नहीं, ठीक है। इसका फ्यूचर स्थिति क्या होता है, और इसके जगह पे आप इंक्लूड कर लो क्या, वेस्ट बंगाल, ठीक है, WB। वेस्ट बंगाल के भी अंदर ममता दीदी जो है सो ओवर कॉन्फिडेंस में जीत नहीं पाई थी,
लेकिन चीफ मिनिस्टर तो उनको ही बनना था। तो जैसा कि हम लोगों ने क्या समझा कि अगर जो लोग इलेक्ट नहीं भी हो पाए वो भी बन सकते हैं मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर या तो उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई सीट जीतना होगा या लेजिस्लेटिव काउंसिल में आना होगा। तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले रास्ते के थ्रू चीफ मिनिस्टर बनी थी, और इसीलिए वेस्ट बंगाल में पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया और बाद में सारी चीज़ें की गई। ठीक है, चलो इसमें जो है नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, 1/3 जो कि नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, उससे 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते काउंसिल के अंदर। ठीक है, और 40 से कम भी नहीं हो सकती, यानी कि मिनिमम लिमिट क्या है 40 और मैक्सिमम क्या है 1/3 ऑफ दी लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये 40 वाले से ऊपर आ सकता है। इसमें इलेक्टेड लोग भी होंगे, नॉमिनेटेड लोग भी होंगे। ये भी एक परमानेंट हाउस होता है जस्ट लाइक राज्यसभा, और इसको भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो रिलेट करके पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती है, तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। यहाँ के भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को क्या बोला जाता है, चेयरमैन होता है, लेकिन इन्हें क्या है इलेक्टेड अमंग द मेंबर्स, तो जो मेंबर्स होंगे उनके ही अंदर से इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो मेंबर्स होंगे आपके किसके, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वहाँ से इलेक्ट किया जाएगा। जबकि राज्यसभा में क्या होता था कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते थे वही चेयरमैन होते थे, बट यहाँ पे गवर्नर या फिर कोई और पोस्ट, वाइस गवर्नर का तो कोई पोस्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपस में ही इलेक्ट कर लिया जाता है। अब थोड़ा सा जुडिशरी पे आ जाते हैं। जुडिशरी बेसिकली जो ये सब चीज़ें हैं ये उतने हमारे काम की नहीं है, ये हम लोग ऊपर समझ ही चुके थे। यहाँ पे बेसिकली हम शुरू करते हैं जुडिशरी में हमें क्या क्या पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बेसिक पढ़ेंगे, लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। रिव्यू वगैरह ज़रूर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल रहा होगा, वहाँ पे जाके थोड़ा सा रिव्यू दीजिएगा कि लेक्चर में आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंप्रूव करके आपको चीज़ें दे सकूँ। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, एक चीफ जस्टिस को मिला के 33 अदर जज होते हैं, यानी टोटल 34 जज हैं आपको, टोटल 34 जजेस आर देयर। ठीक है, जजेस जो है वो 65 ईयर्स की एज पे रिटायर करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना है, जो कि किस ग्राउंड पे आप हटा सकते हो, हटाने का रीज़न क्या है, अगर प्रूव हो जाता है कि उन्होंने मिसबिहेवियर किया है या इनकैपेसिटी है उनकी, वो केपेबल नहीं है, तो केवल और केवल प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। और हर हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी आपको लेनी होगी, यानी लोकसभा राज्यसभा में दोनों में स्पेशल मेजॉरिटी लानी होगी, तभी के तभी आप सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटा सकते हैं। ठीक है, चलो अब 5 तरह के यहाँ पे रिट होते हैं। ठीक है, रिट्स क्या है वो यहाँ क्रैश कोर्स के पार्ट का नहीं है वो, लेकिन रिट बेसिकली 5 तरह के होते हैं। ओरिजिनल रिट, अपीलेट, एडवाइजरी और रिवाइजरी। ठीक है, अच्छा सॉरी ये रिट नहीं होगा, आखिरी तक यार लेक्चर आते आते ना मेरा भी दिमाग फ्यूज़ होते चला जा रहा है। बेसिकली 5 तरह का ज्यूरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का। एक ओरिजिनल हो गया, एक रिट हो गया, एक अपीलेट हो गया, एक एडवाइजरी हो गया और रिवाइजरी हो गया। इसका बेसिक मीनिंग वगैरह क्या है वो सब इसमें हम लोग नहीं देखेंगे, डिटेल लेक्चर में कवर कराया हुआ है, आप लोग एक सिंपल गूगल सर्च से देख सकते हो, बाकी डिटेल्स में उतना आता भी नहीं है। जस्टिस एम फातिमा बीवी के बारे में भी जान लो। सी वॉज द फर्स्ट फीमेल जज टू बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 1989 में पहली फीमेल जज थी जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी, यानी समझ लो कि 50 से लेकर ऑलमोस्ट 90 तक, यानी ऑलमोस्ट 40 साल का समय लग गया कि कोई महिला जज पहुंच पाई सुप्रीम कोर्ट तक। तो और ये पहली मुस्लिम वुमेन भी थी जो कि किसी हायर जुडिशरी की पोस्ट पर गई थी, तो ये भी पहली बड़ी बात है। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अ नेशन, यानी किसी भी सुप्रीम कोर्ट में पूरे भारत में या पूरे एशिया में पहली महिला जज बनी थी। तो इनसे सवाल आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस। अब बेसिकली हाई कोर्ट पढ़ते हैं और पॉलिटी यहीं पे निपट जाएगा। हाई कोर्ट जो समझ लो कि सेंटर पे जो काम सुप्रीम कोर्ट करती है, स्टेट पे काफ़ी हद तक वो काम हाई कोर्ट का होता है। हर हाई कोर्ट में आपको क्या मिलेंगे, एक चीफ जस्टिस मिलेंगे और अदर जजेस मिलेंगे जो कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं टाइम टू टाइम में। ठीक है, और इनको अपॉइंट करने का काम किसके कंसल्टेशन पे होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ता है तभी अपॉइंट हो सकते हैं। यहाँ के जो जजेस होते हैं वो 62 ईयर्स तक ऑफिस को होल्ड करते हैं, और इनको हटाने का जो प्रोसेस है वो सेम सुप्रीम कोर्ट वाला है, तो इसको अलग से पढ़ के हम समय नहीं खराब कर रहे होंगे। ठीक है, इनका जो रिस्ट्रिक्शन है वो 3 फोल्ड का है। ठीक है, ऊपर 5 फोल्ड था, यहाँ 3 फोल्ड है, ओरिजिनल, अपीलेट और रिट जो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, कैलकाटा हाई कोर्ट जो कि 1862 में इस्टेब्लिश हुआ था वो इंडिया का ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। ठीक है, ये सवाल भी आ सकता है। इसी के साथ पॉलिटी का कंप्लीट लेक्चर यहाँ पे क्रैश कोर्स खत्म हुआ। देखो मेरा मानना है कि क्रैश कोर्स जो है वो घंटे 1.5 घंटे का होना चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तो उसी के हिसाब से मैंने बनाने की कोशिश की है। ऑब्वियसली चीज़ों को क्रैश कोर्स है इसलिए थोड़ा फास्ट भगाया है मैंने, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन
नोट्स आपको मिल रहे हैं ऐप में, चाहो तो नोट्स से फॉलो करो या अपने नोट्स भी रीड करोगे या फिर लेक्चर को एक बार फिर से अगर बीच बीच में घुमा घुमा के देख लोगे, जिन जिन पोर्शंस में आपको प्रॉब्लमेटिक एरियाज लग रहे होंगे तो आपको अच्छे से बातें समझ में आएंगी। इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आप बुक्स को रीड करोगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा आपको सब कुछ। ऐसा नहीं लगेगा कि पॉलिटी होता क्या है, पॉलिटी की बेसिक बातें ही आपको नहीं पता है, आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा। नीचे में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके प्लीज़ अपना फीडबैक देना, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या इंप्रूव हो सकता है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर भी हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। सेम सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे दूसरे सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। वंस अगेन, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको मिलेंगे एग्जाम क्लस्टर के ऐप पे, और हमारा कंप्लीट कोर्स अगर लेना चाहते हो, डिटेल्स में सारी चीज़ों को पढ़ना चाहते हो, तो हमारा कंप्लीट जीए का कोर्स आप ले सकते हो। उसका जो प्राइस है वो 10 तारीख से बढ़ने वाला है, तो वो ले लेना, और कूपन कोड ऑफिसर लगाने से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आई होप आपको लेक्चर से कुछ यूज़फुल वैल्यू मिला होगा। अगर वैल्यू मिला तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, और सब्सक्राइब मारो यार, वो लाल वाला जो बटन है जो अब काला हो चुका है उसको भी जा करके दबा दो, क्योंकि उससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगी, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि व्यूज़ वगैरह तो वीडियो पे ज़्यादा पता नहीं कितना जाएगा, आई गेस 100-200 मैक्स टू मैक्स, इतना भी चला गया तो बहुत है, क्योंकि पढ़ने लिखने की तो आपकी आदत नहीं है, लेकिन चलो ठीक है। तो आई होप आपको वैल्यू अच्छा मिला होगा, वीडियो का अच्छा इस्तेमाल करना और नोट्स को ज़रूर फॉलो करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।